आजादी की 76वीं वर्षगांठ की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब भारत की अर्थव्यवस्था को एक बीमारू अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था। आज इन 76 वर्षों में भारत के हर नागरिक के अति प्रयास के द्वारा भारत की जो अर्थव्यवस्था है, यह विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। 15 अगस्त 1947 को हमारी जो जीडीपी थी वो थी 2.7 लाख की, और आज हमारी जो जीडीपी है वो है 3.3 ट्रिलियन डॉलर की। और एक अनुमान के तहत माना जा रहा है कि 2031 आते आते भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन 10 बड़े ऐसे इकोनॉमिकल रिफॉर्म की जिसके कारण भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाया है। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण। सन 1956 में 245 से अधिक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों का भारतीय जीवन बीमा के अंदर विलय कर दिया गया, जो भारत सरकार के अधीन आई, जिसे आज हम LIC के नाम से जानते हैं। यह उस समय का बहुत बड़ा इकोनॉमिकल रिफॉर्म था, क्योंकि यह रिफॉर्म जिस समय हुआ था उस समय हमारे पास में पर्याप्त इंश्योरेंस की ना तो समझ थी, ना लोगों के पास में पर्याप्त इंश्योरेंस था, और ना ही लोगों के पास में पर्याप्त बचत के और निवेश के साधन उपलब्ध थे। आगे चल करके LIC भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी बनी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बढ़ती मांग को देखते हुए उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। यह उस समय का स्वतंत्र भारत का बहुत ही बड़ा इकोनॉमिकल रिफॉर्म था, जिसमें कुछ 14 बैंकों को भारत सरकार ने अपने अधीन ले लिया था। और यकीन मानिए, ये इतना बड़ा रिफॉर्म था, अगर ये नहीं हुआ होता तो बैंकों से लोन लेना, मान के चलिए, भगवान से अमृत मांगने के समान होता। इस रिफॉर्म के दूरगामी काफी अच्छे परिणाम हुए। आज जो आप भारत के अंदर बैंकों की स्थिति देख रहे हैं, सब दूर बैंकें फैली हुई हैं और बैंकों के थ्रू हम अपने सारे कार्य कर पा रहे हैं, यह उसी एक रिफॉर्म का नतीजा है। भारत में प्रिवी पर्स को खत्म करना। सन 1971 में इंदिरा गांधी ने एक और बोल्ड स्टेप लिया और उन्होंने भारत में प्रिवी पर्स को खत्म करा। आइए जानते हैं प्रिवी पर्स क्या था। जब हम 1947 में आजाद हुए थे तो हम देश के रूप में आजाद नहीं हुए थे, हम अलग अलग राज्यों के रूप में आजाद हुए। सारे राज्यों को मिलाकर के भारत गणराज्य की स्थापना की गई थी, और अलग अलग रियासत के जो राजा महाराजा थे, भारत सरकार ने उनसे वादा किया था कि वे उन्हें हर साल कुछ ना कुछ एक फिक्स अमाउंट देंगे, जिसे प्रिवी पर्स के रूप में जाना जाता था। प्रिवी पर्स खत्म होने से जो आम करदाता का पैसा इन शाही परिवारों में चले जाता था, वह जाना रुक गया और वह पैसा भारत की ग्रोथ में काम आने लगा। लाइसेंस राज का अंत। सन 1991 के अंदर आर्थिक उदारीकरण के अंदर लाइसेंस राज को खत्म करना एक बहुत ही आवश्यक काम था। लाइसेंस राज को लाल फीताशाही भी कहा जाता था। अगर आप 1947 से 1990 के बीच में भारत में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहते थे तो आपको कम से कम 80 सरकारी लाइसेंस लेना पड़ते थे, जो अपने आप में काफी जटिल प्रक्रिया थी। और अगर आप एक बार उन लाइसेंस को ले भी लेते थे तो आपके प्रोडक्शन के ऊपर भारत सरकार कंट्रोल करती थी। तो यकीनन उस समय प्रोडक्शन काफी मुश्किल था, और प्रोडक्शन को आसान करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंस राज को सन 1991 में मनमोहन सिंह जी, जो अभी हमारे प्रधानमंत्री थे और उस समय वित्त मंत्री थे, उन्होंने इसे खत्म किया। 1991 में आर्थिक उदारीकरण। आज अगर आप किसी MNC के अंदर जॉब कर रहे हैं या कोई ग्लोबल ब्रांड यूज कर रहे हैं या फिर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इन सब के पीछे 1991 का इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का ही हाथ है। 1991 में उस समय के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को चालू किया। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को चालू करने के पीछे उद्देश्य भारत की इकोनॉमी की रफ्तार को तेज करना था, और मुख्य उद्देश्य था कि विदेशी निवेशक आकर के भारत में निवेश कर सके और फॉरेन कंपनियां आकर के भारत की कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर करके यहाँ पे प्लांट डाल करके हमारे यहाँ प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सके। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो हुआ 1991 से सन 2000 तक, इसमें हमारी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा तेजी आई, और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के ही कारण आज हम हमारे यहाँ इतनी प्राइवेट जॉबें और इतना कुछ देख पा रहे हैं। कई क्षेत्रों में FDI सन 2015 से मोदी गवर्नमेंट ने सन 2015 के अंदर FDI को कई क्षेत्रों के अंदर 100% निवेश करने की आजादी प्रोवाइड करी। इसको करने के पीछे मुख्य लक्ष्य यही था कि जिन क्षेत्रों के अंदर भारतीय मैन्युफैक्चरर, भारतीय बिजनेसमैन बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे, या जिन क्षेत्रों के अंदर बहुत ज्यादा पैसा लग रहा था, वहां पे FDI को 75% से 100% तक निवेश करने की आजादी दी गई। ऐसा करने के पीछे भारत सरकार की सिंपल सी सोच थी, जिससे रोजगार भी बढ़ेंगे और भारत के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा आएगा जो डॉलर में आता है, जिससे आपकी इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो करेगी।
ये अपने आप में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया बड़ा ही सोचा समझा एवं साहसिक निर्णय था, क्योंकि इसके पहले एफडीआई को भारत के अंदर निवेश करने की 25% से ज्यादा अनुमति नहीं होती थी। इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर एफडीआई अभी 75% तक इन्वेस्ट कर सकती है। इनफैक्ट डिफेंस सेक्टर के अंदर एफडीआई खुद अपने प्लांट लगा के भारत के अंदर रोजगार क्रिएट कर सकती है और 100% तक का निवेश एफडीआई खुद कर सकती है। उसी प्रकार कंस्ट्रक्शन हो या फिर एविएशन लाइन हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो, ऐसे कई सेक्टर और ऐसी कई जगह है जहां पर एफडीआई को गवर्नमेंट ने 100% तक निवेश करने की आजादी दे दी है। मई 2015 के अंदर काला धन विधेयक लाया गया। मोदी गवर्नमेंट के द्वारा यह पहला विधेयक था जो लेकर के आए। काला धन विधेयक लाने का मुख्य लक्ष्य था जो विदेशी बैंकों के अंदर भारत का धन जमा है उसे वापस भारत के अंदर लाया जाए और इकोनॉमी को एक रफ्तार फिर से दी जाए। काला धन विधेयक बड़ा ही सिंपल था, जिसके अंदर सबसे पहले गवर्नमेंट ने एक विंडो प्रोवाइड करी थी और उसमें गवर्नमेंट ने यह बोला था कि अगर कोई व्यक्ति आगे रह करके अपने काले धन के बारे में गवर्नमेंट को बताता है तो उसे सिर्फ 30% टैक्स और 30% की एडिशनल फीस देकर के उसके पूरे ही धन को सफेद कर दिया जाएगा। पर अगर बाद में वो पकड़ाता है तो उसे 30% टैक्स और 90% का पेनल्टी देना होगा और साथ में उस पर केस भी चलेगा। काला धन विधेयक आने के बाद से देश से काफी पैसा जो पहले विदेशी बैंकों में चले जाता था जाना कम हुआ है और साथ में इसके ऊपर रिफॉर्म के ऊपर आज भी काम चल रहे हैं। काला धन अगर रुक जाता है तो आप मान के चलिए देश की इकोनॉमी को बूस्ट लग जाएगा। जीएसटी संवैधानिक संशोधन विधेयक सन 2016 के अंदर गवर्नमेंट जीएसटी लेकर के आई, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का मुख्य उद्देश्य अत्याधिक कराधान को खत्म करना था। जीएसटी पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला एक सामान्य अप्रत्यक्ष कर है। कई विकसित देश एकल व्यापक कर तंत्र का उपयोग करके वस्तुओं के निर्माण, बिक्री और उपभोग के ऊपर कर लगा चुके हैं। भारत के अंदर सन 2016 में इसे चालू किया गया था और धीरे धीरे जीएसटी के अंदर कई रिफॉर्म किए जा रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र की वस्तुओं के ऊपर, अलग अलग चीजों के ऊपर जीएसटी का अलग अलग प्रभाव है और जीएसटी के अलग अलग नियम है। अगर देखा जाए तो जीएसटी के द्वारा भारत में सरकार की टैक्स की जो इनकम है वह काफी गुना बढ़ी है। इस कारण इंडिया का करंट अकाउंट डेफिशिएंट जिसे हम कहते हैं वो भी कम हुआ है। तो जीएसटी भी इकोनॉमिक रिफॉर्म में से एक बड़ा रिफॉर्म है। 8 नवंबर सन 2016 एक ऐसा ऐतिहासिक दिन शायद ही देश इसे कभी भूल पाएगा, जब रात को प्रधानमंत्री टीवी पे आए और उन्होंने बोला कि 500 और 1000 के नोट बंद किए जा रहे हैं। तो पूरा देश आश्चर्यचकित हो गया और भारत की इकोनॉमी के इतिहास में यह सबसे बड़ा डिसीजन था, 500 और 1000 के नोट को बंद कर देना। 500 और 1000 के नोट को बंद करने का जो मुख्य उद्देश्य गवर्नमेंट का था वह था टेररिस्ट फंडिंग के ऊपर रोक लगाना, जितना कैश मार्केट में है उसे वापस से बैंकों में लेकर के आना और एक नए तरीके से, नए सिरे से नए बैंकिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना और इकोनॉमी को नए तरीके से बूस्ट करना। गवर्नमेंट इसमें कितना हद तक सक्सेस हुई या कितनी फेल हुई इसके ऊपर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। बट हाँ, डीमॉन का जो सबसे बड़ा फायदा बाद में निकल करके सामने आया वह है डिजिटलाइजेशन। आज मुझे बताते हुए गर्व होता है, आज भारत पूरे विश्व में डिजिटलाइजेशन के अंदर नंबर 1 है। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रियां भी आज हमसे डिजिटलाइजेशन होने का फार्मूला पूछ रही हैं। तो नोटबंदी का कुछ फायदा हुआ हो या ना हुआ हो, बट हाँ, डिजिटलाइजेशन का फायदा हुआ है। लोग सही तरीके से ट्रांजैक्शन करने लगे हैं और इकोनॉमी के अंदर नंबर 1 का जो अमाउंट आता है वो बढ़ गया है। पीएलआई योजना, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन, भारत सरकार के द्वारा सन 2020 में पीएलआई योजना को लॉन्च किया गया। पीएलआई योजना को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य गवर्नमेंट का मैन्युफैक्चरिंग को देश में बढ़ावा देना था। पीएलआई योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लक्ष्य निर्धारित करे जिससे कि अगर कोई अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के उन लक्ष्यों को हासिल करता है तो गवर्नमेंट उन्हें कुछ न्यूनतम राशि पुरस्कार के रूप में प्रोवाइड करेगी। पीएलआई को लॉन्च करने से एक दूसरा फायदा यह भी हुआ कि इससे रोजगार भी बढ़ने लगे हैं। और 2020 में चूंकि पीएलआई लॉन्च हुआ था, दैट टाइम कोविड का भी टाइम था, तो पीएलआई के एक्चुअल नतीजे अभी सामने नहीं है, बट ये माना जा रहा है कि पीएलआई को लॉन्च करके गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं पूरे विश्व में ये बता दिया है कि वे मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस है और भारत अगला मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। तो दोस्तों, आज हमने बात करी 10 ऐसे इकोनॉमिकल रिफॉर्म के बारे में जो 1947 से लेके अभी तक हुए हैं और यकीनन हर भारतीय के लिए ये बड़े काम के भी थे और हर भारतीय का इसमें योगदान भी रहा है। भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में हर भारतीय ने जितना योगदान दिया है वह भी बड़ा ही प्रशंसाजनक है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने मित्रों से इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।